नमस्कार नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? खूब मस्त एकदम। मैं एकदम अच्छा हूं। तो मैं एक बात से शुरू करता हूं आज, और आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज को आप सफलता कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? सक्सेस। तो जिस चीज को हम सक्सेस कहते हैं वो सक्सेस, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है सक्सेस। इसमें भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं वो हासिल करने के बाद समझ में आए कि ये तो वो है ही नहीं जिसके चक्कर में आए थे। ऐसा भी होता है जीवन में। अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। अभी आपने शायद एक आध स्तर पे देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पीछे भागे बहुत दूर तक, दुर्भाग्य से उसने हाँ कर दी। आप सोचेंगे दुर्भाग्य से क्यों हाँ कर दी? हाँ तो सौभाग्य से होती है, कई बार दुर्भाग्य से होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का न मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वजह से चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य क्या है ब्रह्मांड में, यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्कर में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा तो ये है कि वो कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर किसी किसी दुर्भाग्य होता है, हाँ हो जाती है। और हाँ होना तो ठीक है। हिंदी साहित्य में बहुत रोचक कुछ लोगों ने उपन्यास लिखे। एक लेखक ने कहा, देखिए आप हिंदी फिल्में देखेंगे, हिंदी की फिल्में आमतौर पर स्ट्रगल क्या है कि जो नायक है, हीरो है, वो हीरोइन को प्राप्त करना चाहता है, और विलन के तौर पे आमतौर पे हीरोइन के पिता और भाई ही रहते हैं। कभी कभी कोई थर्ड पर्सन भी होता है जो प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण बनना चाह रहा है, ऐसा भी होता है। कभी कभी भाई या पिता वो नाराज हैं, ऐसा होता है। और पूरी स्ट्रगल ये है कि कैसे वो उनको कन्विंस करे। अगर फिल्म इमोशनल है तो वो अपनी होने वाली पत्नी के पिता को कन्विंस करने के लिए गांव में जाएगा, खेत में रहेगा, साथ में काम करेगा सारे। और फिर वो कौन सी फिल्म थी? रमैया बस्ता भैया। ये तो मैंने देखी ही नहीं, मैं तो दिल वाले फीलिंग से बोल रहा था। DDLJ देखी आप लोगों ने? वही है ना, इसमें शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी। हाँ, उसमें पूरी ताकत लगाई है कि मैं किसी तरह से इसके पापा की सहमति बना लूं, उसके बाद विवाह करूं, और उसने बना भी ली। अंत में मतलब वो ट्रेन पे है, सिमरन खड़ी है, और तब अंततः उसके पापा का हृदय परिवर्तन हुआ और पापा ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। इससे क्या होता है, इमोशंस बहुत हमारे ओवर पावर करते हैं कि परिवार भी बच गया, रिश्ता भी बच गया। इससे अच्छा क्या है? विन विन है, परिवार भी रिश्ता भी। लेकिन ऐसे पापा फिल्मों में ज्यादा होते हैं, ऐसे पापा समाज में कम है। समाज में पापा बोलते हैं आ सिमरन आ, घर के अंदर बैठ जा शांति से, ड्रामा मत कर ज्यादा। तो लेकिन एक उपन्यासकार ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि कहानियां पढ़ के लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है, और हिंदी की फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो अंतिम दृश्य होता है उसमें हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है, मंडप सजा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद द एंड लिखा हुआ आता है। जबकि वो द एंड नहीं है, वो द बिगिनिंग है। क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है। ये क्राइसिस नहीं है, इंटरवल है, 2-4 महीने का इंटरवल है जब चीजें ठीक लगती हैं। उसके बाद का जो क्राइसिस है, बड़ा क्राइसिस है। किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आदतें जो आपको नहीं अच्छी लगती, आपकी बहुत सारी हरकतें, आदतें जो उसे नहीं अच्छी लगती हैं, एडजस्ट करना। कभी कभी मन विद्रोह करता है, झगड़ा करता है, मन करता है कि इसके साथ रहने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, अपने घर से झगड़ा किया। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है, क्योंकि करना क्या है? बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है, तो स्ट्रगल तो है नहीं। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है, और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है। जो पहले तो मीठी मीठी बातें होती थी, एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है, जो नेचुरल पोज है वो भी देखना है। अभी तक तो वो देखा गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था। दिन में 1 घंटे के सौंदर्य के लिए 3 घंटे तपस्या की गई थी, केवल वो 1 घंटा देखा था। अब तो बिना पानी बिना धूप, वो जो मूल रूप है, अब तो वो भी सामने आएगा। हाँ, मेरी भी लव मैरिज है। मतलब जब कोई व्यक्ति कहे तो कुछ हिस्सा तो अपने अनुभव से आता ही होगा उसका भी। सीधी सी बात है, इसमें क्या है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अजूबा हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, इसलिए अनुभव थोड़े से पहले हो गए, इतना ही अंतर है ना। वो सबके साथ ही होगा। लेकिन असली स्ट्रगल
यहाँ तक की थोड़ा ना हो तो उसके बाद की, जैसे आईएएस बनने तक की स्ट्रगल एक है, आईएएस बनने के बाद की स्ट्रगल दूसरी हो जाती है, पर स्ट्रगल तो जिंदगी में रहती है, हमेशा रहती है। हरिवंश राय बच्चन ने बड़ी अच्छी बात कही कि संघर्ष है तो जीवन है, बिना संघर्ष के थोड़ा जीवन होता है, जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत रहता ही है। ठीक वैसे ही जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया तो इस बात का बहुत खतरा है कि एक तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे, उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी और फिर आपको जीवन का सत्य दिखेगा, मुश्किल दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन सुंदर नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है, बस सही समय पर सही चीजें हों, सही तरीके से हों तो सौंदर्य बढ़ जाता है। तो सफलता क्या है उस पर हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि सफलता एक दौर में हमें जो लगती है, एक दौर के बाद कभी कभी लगता है कि वो सफलता नहीं है। मैं ऐसे बहुत आईएएस अफसरों को जानता हूं जिन्होंने पूरी ताकत से आईएएस या आईपीएस या कोई सर्विस में सिलेक्शन लिया, काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं, और जब उनसे गुफ्तगू होती है बहुत अच्छे से तो उनमें से कुछ लोग जब इमोशनल लेवल पर बात करते हैं तो कहते हैं कि गलत फैसला हो गया, मेरा मूल व्यक्तित्व इस चीज के लिए था नहीं, पर मैं इस चीज में आ गया। और ये सबके साथ किसी ना किसी मात्रा में होता है, इन चीजों का तनाव नहीं लेना है। आज हम ये समझेंगे कि सफलता का मतलब, अगर हम मानने आपको आईएएस बनना है, जैसे आपका फिलहाल यही उद्देश्य है, यही सपना है, तो उसके लिए कौन सी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, अगर हैं तो बढ़िया है, नहीं तो उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे अभी से, है ना। तो हम आईएएस को भी दिमाग में रख के बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आईएएस की बात नहीं करेंगे, और भी चीजें दुनिया में हैं उनको भी ध्यान रख के बात करेंगे। एक क्षमता होती है जिसको बोलते हैं आईक्यू। सुना आपने क्या होता है? ये आईक्यू नहीं है, आईक्यू है ना, ठीक है। आईक्यू, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंस कोशिएंट। कोशिएंट क्या होता है? कोशिएंट का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए कि किसी चीज की वैल्यू कितनी है, किसी रेफरेंस में किसी चीज की वैल्यू, किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, उसको बोलते हैं कोशिएंट, ठीक है। आईक्यू का सरल भाषा मतलब है कि आप कितने तार्किक व्यक्ति हैं, आप कितने बौद्धिक व्यक्ति हैं, आपकी जो तार्किकता है, रैशनैलिटी है, आपकी जो रीजनिंग की कैपेसिटी है, लॉजिक की कैपेसिटी है, लॉजिक रीजनिंग ये सब शब्द लगभग मिलते जुलते हैं, ये क्षमता कितनी है आपके अंदर। और दुनिया के इतिहास में ऐसा कई लोगों ने माना कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर तार्किक क्षमताएं ज्यादा है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर आप तार्किक ज्यादा हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतर होगी, जो कि डीएम में होनी भी चाहिए। डीएम में क्या है? डिसीजन मेकिंग है ना, क्योंकि फैसले कर रहे हैं, और आपका फैसला केवल आपके बारे में नहीं है, पूरे जिले की जिंदगी के बारे में। 12, 14, 15 साल की सर्विस के बाद आप पूरे राज्य के स्तर पर प्रभावित करने लगते हैं समाज को। और यदि आप सेंटर की डेपुटेशन पर आ गए और 25-28 साल की सर्विस कर चुके हैं तो आपकी कलम पूरे देश की नियति तय करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर फैसले करें। आपका चीजों को समझने का, फैसला करने का जो प्रोसेस है, उसमें जो तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वो एकदम ठीक हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप फैसले इसलिए नहीं करते कि आपका मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा ये है, आपके मन में ये भावना आ गई अचानक, नहीं। आप फैसला करेंगे तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, और दुनिया के बाकी देशों में कैसे सिस्टम चल रहे हैं, बाकी राज्यों में कैसे चल रहे हैं, उन सबको स्टडी करेंगे, और उन सबके बेस पर जो सबसे अच्छा आपको लगेगा, या अच्छे अच्छे को मिलाकर जो बेस्ट लगेगा अपने समाज के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे। ये जो पूरी क्षमता है इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। और हम मानते हैं कि बिना इंटेलिजेंस की सुपीरियोरिटी के आप सचमुच कम से कम सिविल सेवाओं में तो ना जा सकते हैं, ना शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संयोग से, किसी तुक्के से सिलेक्ट हो भी गए कभी, तो वो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो पाते। आप एक जिला ठीक से नहीं संभालेंगे, एक दुर्घटना करवा देंगे तो आपको अगला जिला मिलेगा ही नहीं, फिर आपको सचिवालय में कोई ऐसी पोस्ट देंगे जिस पोस्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। और आईएएस आईपीएस के हर सर्विस में कुछ ऐसी पोस्ट रखी जाती हैं ताकि ऐसे लोग जो सरकार के साथ संगति में नहीं है या जिनकी कॉम्पिटेंस कम है, उन्हें वहां सेट कर दें। वो केस ना कर सके कि मुझे मेरे पद के अनुसार नहीं कुछ दिया गया, तो उनके लेवल पे पद बना के रखते हैं शंटिंग करने के लिए कि चुपचाप यहाँ बैठे रहो, नुकसान मत करो कम से कम। आईक्यू अच्छा होना किसके लिए जरूरी है? जैसे अगर आपको फिलोसोफर बनना हो तो बहुत अच्छे आईक्यू के बिना नहीं बन सकते। किसी का आईक्यू अगर 90 से 110 के बीच में है तो मानते हैं कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, एवरेज, ठीक है। मतलब अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि 120 140 के बीच में अगर आईक्यू है तो आप ठीक है, बढ़िया है। 140 प्लस आईक्यू किसी का हो तो इसका मतलब गिफ्टेड व्यक्ति है, बड़ी बात है। किसी किसी का आईक्यू 200 भी होता है, एक दो व्यक्तियों को 250 के ऊपर भी देखा गया है इतिहास में, जो कि बहुत रेयर बात है। ये वही व्यक्ति हैं जो
5 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास कर ली, 8वीं क्लास में किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, मतलब 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में। कभी सुना है आपने ऐसा? ये वो बच्चे हैं कि 8-9 साल की उम्र में उनके दिमाग का इतना विकास हो चुका है कि जैसे एक बच्चे की कहानी में मैं पढ़ रहा था, शायद अमेरिका यूरोप में किसी देश में था वो बच्चा, तो उसकी उम्र थी शायद 5-6 साल के आसपास। तो अपनी उम्र के हिसाब से जो क्लास होती है पहली दूसरी क्लास में बैठा हुआ था, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम के साथ गाना गा रहे हैं एकदम, मैडम कह रहे टी से टोमेटो, सब बोले टोमेटो, ये सो रहा है आराम से। तो टीचर ने उसको बड़ा समझाया, पुचकारा, धमकाया कि भाई क्लास में पार्टिसिपेट करो, ये करता ही नहीं था। हालत ये हो गई कि स्कूल ने कहा कि भाई ये चल नहीं पाएगा। ये तो एडिसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और बाद में जब टेस्ट किया उस बच्चे का आईक्यू निकला 200 के आसपास, और तब पता लगा कि उस बच्चे का मेंटल लेवल 10वीं क्लास का हो चुका था, बिठाया था पहली क्लास में। अब बता रहे टी टोमेटो, उसका दिमाग जोमेटो भी सीख चुका है। जैसे उसको 10वीं क्लास में भेजा, मतलब वो 1 साल का क्लास जो है वो 1 महीने में आराम से कर लेता था। 8-10 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में चला गया, 12-15 में प्रोफेसर बन गया। अब है ऐसा आईक्यू तो क्या करें, किसी किसी का होता है। और आईक्यू में दिक्कत यह है कि आईक्यू हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा। आईक्यू में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कितना आईक्यू मिला। हाँ, एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत हम कोशिश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें करना चाहें, आमूलचूल बदलाव करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैथमेटिशियन बनना हो, जैसे रामानुजम का नाम आपने सुना होगा, है ना, तो रामानुजम होने की शर्त है कि आपका आईक्यू बहुत ही खतरनाक स्तर पे होना चाहिए। बड़ा साइंटिस्ट बनना हो, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, तो आपका आईक्यू बहुत खतरनाक होना चाहिए। या न्यूटन या आइंस्टीन बनना हो तो आईक्यू चाहिए बहुत ही खतरनाक। फिलोसफर बनना हो बहुत खतरनाक, जैसे हम भारत में शंकराचार्य का जिक्र करते हैं, 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जितने में अटेम्प्ट खत्म नहीं होते लोगों के। और ऐसी फिलोसफी देके गए हैं कि मतलब 1500 साल होने वाले हैं, कोई हिला नहीं पा रहा अब तक। 32 साल की उम्र में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आईक्यू कितना रहा होगा? उस समय आईक्यू टेस्ट नहीं होते थे, सीधी सी बात है। होता तो मेरा ख्याल है कि 200-250 का मामला रहा होगा उनका। जब आईक्यू बहुत तेज होता है ना, आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मजा आता है। और पीएम क्यों नहीं चाहेगा कि उनके पास ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी हो या ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी हो जिसका आईक्यू बहुत शार्प हो, बात कहने से पहले समझ जाता हो, बात पूरी होते होते सॉल्यूशन सामने लाके दे देता हो कि ये सॉल्यूशन है इस चीज का। पीएम कह रहे हैं कि मैं 4 फैक्टर सोच पा रहा हूँ, क्या नहीं सर 18 फैक्टर्स हैं, ये 18 फैक्टर्स हैं, इनके बीच में ये मैट्रिक्स है, ये सॉल्यूशन बेस्ट है। और पीएम गदगद है कि वाह यार क्या आदमी है। तो एक चीज सफलता में आईक्यू है। तो एक पक्ष तो ये हो गया। अब आईक्यू से अगर आगे निकलें और देखें कि कौन सी दूसरी चीज है जिस पर आपको गौर करना है, और वो चीज जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसको ईक्यू भी आजकल कहने लग गए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशिएंट। ये क्या चीज होती है, कभी आपने इस पर गौर किया है? और ये चीज आपके पाठ्यक्रम में भी है, यूपीएससी में मुझे ही पढ़ाना होता है, वाला टॉपिक एथिक्स में आता है। और जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और कुछ लोग इसके लिए एक शब्द करते हैं इमोशनल कोशिएंट। इमोशनल कोशिएंट सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा इमोशनल है उसमें उतना ज्यादा इमोशनल कोशिएंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत इमोशनल हैं और आपकी पलकों पर हमेशा आंसू तैयार रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कम है, न कि ज्यादा है। तो लेकिन इस बात से रोना नहीं है, कहीं इसी बात से रोना शुरू कर दें, है ना। मैंने सिर्फ ये बताया कि वैसा नहीं होना है, इसका मतलब समझ लें कि इसका मतलब क्या है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जरा सा कुछ हो और खटाक से आंसू निकलने लग जाते हैं? हाथ खड़ा करो, शर्मा मत, एकदम शर्माने का कोई मामला है नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे खुशी ये हुई कि 5-6 लड़कों ने भी हाथ खड़ा किया है, वरना हमारे समाज में एक मान्यता है कि रोने पर एकाधिकार लड़कियों का है और नहीं रोने पर मर्दों का है। और मर्द फिल्म में एक डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। उस एक डायलॉग ने भारतीय समाज से जितना नुकसान किया है ना, तो बहुत भारी नुकसान कर दिया। उसके बाद से सारे मर्द अंदर दर्द हो रहा है, और ये नौटंकी करते करते घूम रहे कि दर्द नहीं होता हमें। तो मर्द को वहां दर्द होता है। कल मुझे एक वरिष्ठ महिला से बात हो रही थी, उनकी उम्र 60 साल के आसपास है, कहीं मैं गया हुआ था वहां वो भी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा बेटा है वो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है। मैंने कहा जी शुक्रिया। तो आज वो, उसे पता होता कि आप आने वाले, मैं उसको लेके आती, आज वो आया नहीं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे, ऐसा क्या है। तो बोली बड़ा मजबूत बच्चा है, कभी रोता नहीं है। अब मुझे लगा मैं ज्ञान दूं या ना दूं इस समय, क्योंकि अब आप शादी ब्याह में जाके ज्ञान देने लगे, लोग फिर ना भगा देते हैं वहां से। और खाना भी नहीं खाया था उस समय तक मैंने, बिना खाना खाए भगा देते तो बड़ा नुकसान हो जाता। शादी ब्याह में आदमी क्यों जाता है बेसिकली? दूल्हा दुल्हन कौन देखता है वहां पर? उन्हें कोई पूछता तक नहीं उनको, तो वो तो हम तो पहचानते भी नहीं कौन दूल्हा कौन दुल्हन है, नाम भी नहीं याद रहता है, खाना याद रहता है क्या क्या था खाने में। तो मैंने फिर बहुत सोच समझ के कहा कि जी अच्छी बात है।
बोली मैं आपको मिलवाऊंगी, बहुत मजबूत बच्चा है, कभी नहीं रोता है। तो मतलब मैंने अंत में जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कभी रोए भी तो तनाव मत लीजिएगा, ऐसा क्या है। तो उनको लगा कि ये तो विचलन हो रहा है। उन्होंने कहा ना, बहुत स्ट्रांग है। तो आप में से कितने लोग ऐसे ही स्ट्रांग हैं जो कभी नहीं रोते हैं? तो आप लोग स्ट्रांग नहीं हैं, आप लोग मुर्दा हैं दरअसल, है ना। देखिए, मेरा काम जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना है, और मैं तो आसानी बनाऊंगा। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुई चुभा होता है दर्द। सबको होता है। पत्थर मार के देखो खोपड़ी पे उसके, क्यों नहीं दर्द होगा? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई गिरता है, दोनों रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लड़का भी रोता है, लड़की भी रोती है। पता नहीं 5, 8, 10 साल के बाद ऐसा क्या होता है, लड़के रोना बंद कर देते हैं। और मम्मी क्या करती है? मम्मी भी नहीं समझ पाती बेचारी। जैसे ही लड़का गिरता है, रोने लगता है, लड़की है क्या, लड़की है क्या। उसे लगता है कि इसमें लड़का लड़की कहां से आ गया बीच में? भाई मैं गिरा, मुझे दर्द हुआ, मैं रोया, लड़की है तो लड़की है। उसे 2 बातें समझ में आ जाती हैं। पहली बात तो रोना और लड़की होना एक बात है। दूसरा, लड़की होना और कमजोर होना एक ही बात है। कमजोरी तो लड़कियों का लक्षण है, मैं तो मर्द हूं, दर्द कैसे हो। उसके बाद सब दर्द को पीने लग जाते हैं, और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। सारा दर्द अपने सीने में लिए घूमते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना भारत में अपराध माना जाता है। आप मन से बीमार हो चुके हैं, लेकिन आप किसी से मिलेंगे नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे कि पागल है, इलाज करवा रहा है अपना दिमाग का। जबकि इलाज की जरूरत है मन को, तन को जरूरत होती है इलाज की, मन को भी होती है, पर वो हम नहीं करवा सकते। और इस चक्कर में लगभग हर पुरुष अंदर से लहूलुहान है, ऊपर से मुस्कुराना भी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसते नहीं है तो, मुस्कुराते ही नहीं भाई साहब तो भाई साहब क्या करें। धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ लेते हैं और जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। और ये कहानी आप सबके पापाओं की बता रहा हूं, मैं किसी अंकल की नहीं बता रहा हूं। ऐसे में लगता है कि मेरे पापा तो ठीक है, अंकल के बारे में चल रहे। नहीं, आपके पापा भी वैसे ही होंगे। वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, खुश दिखने का नाटक करना जरूरी है उनके लिए। तो एक तो आप वैसे होना मत, और अपने आसपास जो वैसे हो गए हैं उनको थोड़ा सा सहज बना देना। उनको कहना कि पापा एक बार रो लो ना यार, ऐसा क्या है, चलो हम दोनों बैठते हैं, गप्पे मारेंगे, थोड़ा अपने मन की बात बताओ। जब मम्मी से पहली बार मिलने गए थे, क्या क्या हुआ तो बताओ ना जरा। दोस्त बनो उनके, क्यों इतना डिस्टेंस रखना, कभी दोस्त बन जाइए। जितनी उम्र बढ़ती है उतने दोस्त खत्म होने लगते हैं, कोई दोस्त नहीं बचता उस उम्र में, तो आप दोस्त बन जाइए। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब रोना नहीं है, मैं नहीं रोऊंगा ये भी नहीं है, ये दोनों मूर्खताएं हैं। बात बात पे रोना कमजोरी का लक्षण है। कभी नहीं रोऊंगा, ये जबरदस्ती ओढ़ी हुई पाली हुई मर्दानगी का लक्षण है, जिसकी कोई कीमत नहीं, रत्ती भर वैल्यू नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एक मतलब होता है अपने जो इमोशंस हैं उनको समझ पाना, बारीकी से समझना, और दूसरा उनको जितना कंट्रोल करने की जरूरत है उतना कंट्रोल कर पाना, इसकी क्षमता। जितना करने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं। कभी कभी खुद को ढीला छोड़ देना कि रोने का मन कर रो लो यार, ऐसा क्या है। लाइफ इन मेट्रो एक फिल्म आई थी बहुत पहले, उसमें एक लड़की ऐसी ही स्थिति में थी, ना कह सकती है किसी से, ना गुस्सा कर सकती है, ना बोल सकती है, ना रो सकती है। तो अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो इरफान खान उस फिल्म में थे। इरफान खान उसको ले गया टंकी के ऊपर, पानी की टंकी थी, छत्ती पता नहीं क्या था गुस्सा। वो बोला कि चिल्ला के रो यहाँ पर। 2-4 बार तो नहीं कर पाते, फिर वो चिल्ला के रोती है, जोर से चिल्लाती है, चिल्लाते चिल्लाते रोने लगती है। और एक बार रो लेती है और उसके बाद महसूस करती है कि इतना हल्का तो मैंने कभी महसूस नहीं किया अपने आप को। इतनी सारी गांठें जो मन के अंदर थी, गिरहें जो मन के अंदर बन गई थी, उनसे मुक्त भी तो होना है। अपने इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना। और यदि इमोशंस बोझ बन रहे हैं तो उस बोझ से मुक्त होना, और यही काम दूसरों के लिए कर पाना। दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके इमोशंस को उतना कंट्रोल करना जितना जरूरी है, और जरूरी है तो उनको उनके इमोशंस की गिरफ्त से मुक्त करना। ये किसी के अंदर अगर आ गया ना, कमाल कर देता है, कमाल। आजकल कुछ लोग इसी के एक हिस्से का एक नया नाम रखते हैं जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी कोशिएंट। एडवर्सिटी कोशिएंट का मतलब क्या होता है कि जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, उन कठिनाइयों में अपने आप को संभालने की क्षमता। अब आप जिस यात्रा पर निकले हैं ना, ये आसान यात्रा नहीं,
आसान यात्रा होती है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़ लिए, हो गया, बात खत्म है। ये तो यात्रा 2 साल लंबी यात्रा है। और बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार्खा हो, कितने बड़े तोप हों आप, बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उससे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा, किसी बात से एंग्जाइटी हो गई, कभी किसी ने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ लिख दिया, अजीब सी स्थिति हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स से बहुत अनुभव नहीं है। स्कूल कॉलेज में मैंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद नहीं किया। उस समय सोशल मीडिया था नहीं। पर स्कूल कॉलेज की पॉलिटिक्स की इतनी हैसियत नहीं होती कि अखबारों में आपके बारे में छपे, तो छोटी मोटी बात है। फिर मैंने कुछ साल पहले एक छोटा सा राजनीतिक अनुभव लिया अपने सोसाइटी में, इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बन के मैंने 1.5 साल काम किया। और मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि सोशल मीडिया पर आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा होगा। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, जो विपक्ष है वो भी तो करेगा ना भाई, उसका अपना धर्म है, उसको झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और तब मुझे संवेदना होने लगी राजनीतिक लोगों से, जिनसे पहले कभी कभी ऐसा भाव आता था कि ये तो सब चोर हैं, लुटेरे हैं, ऐसा आमतौर पर लोग बोल देते हैं। अब मैं कभी सोचता हूं कि राहुल गांधी अगर कभी अखबार देख लें, यूट्यूब देख लें, व्हाट्सएप देख लें, या कोई भी सोशल मीडिया देखें, और अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें देखें जो बेशक बना के बताई गई हों, वीडियो काट के बनाई गई हों, और छवि बर्बाद करने के लिए बनाई गई हो, और वही क्यों, कोई भी नेता, कितना मुश्किल होता होगा झेलना। रोज डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनती होंगी। और कभी अगर आपने नहीं झेला तो एक बार झेल लीजिए। मुझे तो अब अभ्यास हो गया ठीक ठाक, पहले तो नहीं था, तो मैं बड़ा अभ्यस्त हो गया उन चीजों का। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब तो मैं उसका अभ्यस्त हो गया हूं। लेकिन जिसने नहीं झेला है ना, पहली बार जब होगा ऐसा, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। और ऐसा कभी जीवन में हो तो उसको झेलने की क्षमता डेवलप करनी है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पर्याप्त नहीं है। अगली बार ऐसी प्रॉब्लम आए तो जैसे कोरोना का वैक्सीन लिया है ना, ये भी एक वैक्सीन है। एक ट्रबल हुई, एंटीबॉडीज बन गई, अगली बार वो ट्रबल हुई तो आप झेल पा रहे हैं आराम से, क्योंकि आपने सीख लिया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो चीजें होती हैं, जो चीजों पर गौर करना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इग्नोर करने की कला विकसित कर लीजिए। देखिए जिंदगी में इतने तनाव है, पहले बहुत तनाव है, तनावों को आमंत्रित मत कीजिए। इतने मोर्चे पहले खुले हैं, और मोर्चे मत खोलिए अपनी तरफ से। तैयारी पर फोकस कीजिए, जो जरूरी है जिंदगी में वो सब करते रहिए। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए, और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा जब आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकें। कोई आपका मजाक बना रहा है, क्लास में किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ना नहीं है, इग्नोर करना है। आप किसी को पसंद करते हैं मान लीजिए, और उसने किसी और को पसंद कर लिया, तो ये नहीं कि तेजाब की बोतल खरीद के घूम रहे हैं उससे पीछे पीछे, ये तमाशा नहीं करना है। ये गधेपन का चरम लक्षण है। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी भी लट्टू बने बने घूमो, उसको बोलो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये झेलना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। लेकिन इस वजह से रिजेक्ट मत करना दूसरों को कि मैं तो सिखा रही हूं, मैं तो सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं है। वो तो अपना फैसला अपने हिसाब से करना चाहिए। लेकिन रिजेक्शन का दर्द, और उस दर्द को, अब जैसे किसी रिजेक्ट किया, आपके पास 3 तरीके हैं। एक तरीका है आप कहें कि छोड़ूंगा नहीं, अब मैं रात दिन तेरे बारे में ही सोचूंगा, अब मैं सुबह अपने घर से उसी टाइम निकलूंगा जब तू निकलेगी या तू निकलेगा, वहीं वहीं जाऊंगा जहां जहां तू जाएगी या जाएगा। मैं तेरा बॉडी गार्ड हूं, अब से सुबह तेरे पीछे पीछे आऊंगा, शाम तक पीछे पीछे घूमूंगा, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं और मेरे दिमाग में इतनी आज़ादी नहीं है कि मैं कुछ और सोच सकूं जीवन में। मैं तुम्हारा बंधुआ मजदूर हूं, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हारा स्लेव हूं। और ऐसे ही मूर्खों ने ऐसे गीत लिखे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अजीब बात है भाई, तुम दिन को रात कहो मैं भी रात, मैं गधा हूं कि मैं रात कहूंगा दिन को यार। वही साहिर वाली बात, ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से, हम अपनी नजर से देखेंगे, क्यों किसी के पीछे पागल होंगे। भाई आपको कोई अच्छा लगा, आपने कहा, उसने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। पूरी ग्रेशियसनेस के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए कि चलिए ठीक है, आपने मुझे मना कर दिया, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। हाँ याद रहेगा, और जीवन में कभी मिलेंगे तो मित्र की तरह मिलेंगे, दोस्त की तरह मिलेंगे। ये कह के ईमानदारी से हट जाइए, इसमें क्या दिक्कत है।
दूसरा तरीका ये है कि जैसे एक फिल्मी गीत में कहा गया, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अरे यार, तुम ठेकेदार हो क्या? तुम मुझे नहीं चाह रही कोई बात नहीं, जिंदगी भर कुंवारे बन के रहो, कुंवारन बन के रहो तो ठीक है, किसी और को चाहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं अलाउद्दीन खिलजी हूं क्या? अजीब हाल है भाई, काहे खिलजी बन के घूम रहे हो? इससे अच्छा क्या है? चलिए, कभी आप किसी और के साथ होंगे तो मैं बधाई देने के लिए आऊंगा। अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं, आप तो दरअसल खुद से प्रेम कर रहे थे, आप अपनी ईगो से बाहर निकल नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम नहीं करती, कोई बात नहीं, इतनी आज़ादी दे रहा हूं, किसी और से किया तो और निकाल दूंगा। ये आप इससे प्रेम कर रहे हैं, ये इसको वस्तु समझ के कब्जा करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, आप ठेकेदार हैं इसके। ये ठेकेदारी अगर मन में आती हो, उसको मन से निकाल दीजिए, एक कायदे का इंसान बनिए। और सबसे अच्छा रास्ता है इग्नोर। किसी ने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, आपने कहा ओके थैंक यू। उसने कहा थैंक यू क्यों? आपने कहा 4 रास्ते और खुल गए। अरे क्या हो गया, इतने क्या हो? और एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मेरे नाम से लोगों ने बहुत फैला दिया, तू नहीं कोई और सही। कोई और सही मेरा नहीं है वो, मैं तो यहां से सुनता हूं वहां बोल देता हूं, मैं तो इतना ही करता हूं। इसका इस शेर के 2 फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म दूसरा भी है। अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। एक तो ये है, ये तो उनके लिए जब कोई हरजाई हो जाए, हरजाई का मतलब बेवफा हो जाए, है ना, ये तो उनके लिए है। अगर वो वाला मामला नहीं है, आपने गुलाब का फूल भेजा और वहां से गोभी का फूल आ गया वापस, इसका मतलब तो मुंह गोभी जैसा करने की जरूरत नहीं है, वहां उस अदा से बोलना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। या फिर तू अकेला तो नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि किसी पे होगा, किसी पे भी हो सकता है, दोनों पक्षों पे हो सकता है। इग्नोर करना सीखना है, कोई बात नहीं। और 2 दिन बाद कोई आपसे पूछे, यार तूने कार्ड दिया था, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, कैसा लगता है? और आप कहें कौन? आपने कहा परसों उसने रिजेक्ट किया। किसने? उसे नाम बताया। बोले हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था शायद। यार डिस्टर्ब मत करो, आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। क्या टेंशन लेनी है? वही व्यक्ति सामने से आ गया, उसने कहा आप कैसे हैं? आपने मैं तो ठीक ही रहता हूँ। अब क्या होता है? अब और तब क्या होता है? नहीं मैंने 2 दिन पहले आपको मना किया था। आप हैं कौन? अच्छा हाँ चेहरा देखा हुआ लग रहा है। लोड नहीं लेना है एकदम जिंदगी में, इग्नोर करना है। और दूसरे लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे? सोचने कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई, मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है? मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। और जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसकी जिंदगी बड़ी आसान है। अपने इमोशंस को मैनेज करना अगर सीख लिया, इमोशंस को मैनेज करने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस का मतलब क्या है? जब डीमोटिवेटेड हो, खुद को मोटिवेट करने की क्षमता। मोटिवेशन के लिए ये नहीं करना कि ठेकेदार ढूंढ रहे बाहर जाके, जी मुझे मोटिवेट कर दो प्लीज। कुछ मोटिवेशन के ठेकेदार होते हैं, वो आपके अंदर पंप से हवा भरेंगे, आप गुब्बारा बन के उड़ेंगे, आपको लगता है सारा जहान मेरा है। तब तक हीलियम निकल गई, वो गैस निकल गई, हवा निकल गई, उसका धम से नीचे आते हैं। वो जो मोटिवेशन है 2 घंटे वाला, वो काम नहीं आता जिंदगी में। वो केवल इंजेक्शन की तरह है कि बहुत परेशान, इंजेक्शन लगाया ठीक हो गया, थोड़ा सा दौड़ रहे हैं ग्लूकोज खा लिया, तुरंत थोड़ा शुगर लेवल ठीक हुआ, उतना ठीक है। अंत में तो आपको खुद को खुद मोटिवेट करने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है। आपके आसपास जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनके इमोशंस को मैनेज करना है। उन्होंने बहुत तपस्या करके आपको भेजा है, रूखे नहीं होना है कि वो फोन करे, आप कहे क्या मम्मी रोज फोन कर देती हो, क्या पापा बिजी हूँ पढ़ रहा हूँ, ये ड्रामा नहीं करना है। उनका दिल रखने की क्षमता विकसित करनी है, टाइम ना हो तो भी दिन में एक प्यारा सा मैसेज भेज ही देना है। याद न भी है तो भी लिख के भेजना, बहुत याद आती है मम्मी आपकी। मम्मी तो उसी में 4 दिन निकाल देंगे उसके बाद खुश होकर। और मम्मी खुश है तो आपको क्या टेंशन है भाई, उन्हें खुश करो थोड़ा सा। भाई बहन हफ्ते में बात कर लीजिए, कह दीजिए कि यार यहाँ बहुत लोग हैं पर जो मजा तेरे साथ आता था ना यार, वो नहीं आता। ये सब बातें बहुत जरूरी है जीवन में, ताकि आपके जो संबंध हैं, इमोशंस हैं, वो ठीक रहें, वो भी आपके प्रति अच्छा महसूस करें, और आप भी अच्छी फीलिंग रहे कि आप कनेक्टेड हैं। एक संसार आपके पास है जो आपकी चिंता करता है, और यदि आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। देखिए नरेंद्र मोदी